साल पहले राजापुर नाम के गांव में विवेक नाम का एक पंडित रहा करता था। वो वहाँ के महाराज के पास काम किया करता था। विवेक बहुत ही बुद्धिमान था। अगर कोई किसी भी समस्या में उलझा हुआ हो तो वो उसे सही सलाह देकर उसे उस समस्या से बाहर निकालता था। सभी लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आते और वो बुद्धिमानी से उसे सुलझा देता था। इस प्रकार सबकी मदद करता था। पता है, आज तो हमें तगड़ा माल हाथ लगा है। एक साथ कितना सारा सोना चांदी सब कुछ चुरा लाए। देख लिया ना, जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसे करना, तभी तो इतना सारा सामान लूट पाएंगे। ये सब तो मैं सदियों से करता आ रहा हूँ। अरे तू तो इस खेल में अभी अभी आया है। बचपन में मैं इतना चुराता था कि उसे ढोना मुश्किल हो जाता था और ढोने के लिए मुझे गधा ले जाना पड़ता था। हाँ बस, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी विजय गाथा को। तुम जिन चीजों की चोरी करते थे वो घर की रसोई में काम आने वाली चीजें हुआ करती थी, पता है ना तुम्हें? कढ़ाई, पतीला, थाली, लोटे, ये तो कोई भी चोर सकता है। शायद इसीलिए गधा साथ में ले जाते थे। हाँ, बड़ा आया मर्द बनने। ये भूल मत जाना कि तुझे चोरी के नए नए पैंतरे सिखाकर मैंने ही चोर बनाया है। मेरी उम्र हो गई है, नहीं तो 20 फीट दीवार ऐसे ही कूद जाता था। हाँ, तुमने सही कहा। माना कि मुझे चोरी करना तो तुम्ही ने सिखाया है, पर पहले के मुकाबले अभी बड़ी चोरियां कर पा रहे हैं ना चाचा। और तुम तो इतने बड़े चोर हो, फिर भी मैंने सुना है कि राजभट्टों ने तुम्हें पकड़कर कारावास में 3 साल के लिए बंद कर दिया और कारावास में तुम्हें कड़ी से कड़ी सजाएं भी दी। अरे मैं तो बड़ी चोरी के चक्कर में गधे को अपने साथ ले गया था, पर ना जाने क्यों उस दिन बस केवल एक ही चोरी कर पाया और घूम घूम कर इतना थक चुका था कि मैं गधे पर चढ़कर बैठ गया। शायद उसे भूख लग रही थी, इसीलिए मेरे ऊपर चढ़ते ही वो रेंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पूरे गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो गए और मुझे पकड़कर सैनिकों को दे दिया। ठीक है, ये लो तुम्हारा हिस्सा। अगली चोरी अब कब करनी है मैं तुम्हें बताऊंगा, तभी आना। अब ठीक है ना? ये क्या, आज मेरा हिस्सा इतना कम क्यों है? बड़ी पोटली तुम्हारी और छोटी पोटली मेरे हिस्से। तो तुमने किया ही क्या है? बस कोई आ रहा है यही देखने के लिए पहरेदारी की थी ना, इतना ही ना? चोरी से बड़ा काम यही है कि सही समय पर आगाह करके चोर को आने वाले खतरे से बचाओ। इस बार तो मैं इतना ही लेकर जा रहा हूँ, पर अगर अगली बार तुमने बराबर हिस्सा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगा। ठीक है, आगे के बारे में अभी क्या बात करें हम, इससे पहले कि सुबह हो जाए। जाओ, तुम चले जाओगे तो दोनों के लिए अच्छा होगा। और इसके बाद उन दोनों चोरों ने चुराए हुए माल को आपस में बांट लिया और अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह विवेक की पत्नी विजया, सुनिए जी, मेरे पिताजी के गांव में चोरी हुई है। गांव के किसी धनवान के घर से सोना चांदी सब कुछ चुरा ले गए। सुनने में तो कोई नाम ही चोर लगते हैं। वो धनवान कोई और नहीं, दरबार में काम करने वाला मेरा सह उद्योगी है। उसने आज सुबह ही मुझे बताया। बाप रे, अगर राज दरबार में काम करने वाले उद्यमी के घर में चोरी हुई है तब तो वो पक्का शातिर चोर होंगे। हाँ, वो उसी घर को अपना लक्ष्य बनाते हैं जिनके घर में बहुत सारा सोना चांदी और धन भरा हो। तुम्हारे बाबूजी के गांव में ही नहीं, बल्कि वे सारे चोर बड़े बड़े गांव में भी चोरी कर रहे हैं। उन चोरों से प्रजा बहुत ही परेशान है। तो फिर क्या महाराज इस गंभीर विषय को लेकर कोई कार्यवाही नहीं करने वाले? अरे करेंगे क्यों नहीं, उन्होंने सिपाहियों को चौकन्ना कर दिया है, लेकिन चोर सभी की आंखों में धूल झोंककर फरार हो रहे हैं। बस यूं ही चल रहा था। 4 दिनों बाद खबर मिली कि विवेक जिस गांव में रहा करता था वहां से 2 गांव छोड़कर अगले गांव में फिर से चोरी हुई। ये बात महाराज को पता चली। महाराज ने इस घटना पर अपनी असंतुष्टि जताई। हमारे राज्य में इन दिनों बेधड़क चोरियां हो रही हैं। इन्हें बंद करने के लिए हमने जो भी काम किया है सब विफल हो रहे हैं। मैं नहीं जानता आप ये सब कैसे कर पाओगे। महामंत्री जी, राज्य में इस बात की घोषणा कर दो कि जो कोई भी उन चोरों का पता लगाएगा या फिर उन्हें पकड़ कर लाएगा, उन्हें सबके सामने बहुमूल्य इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों को ये सूचित किया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में गांव में जो चोरियां हो रही हैं, जो कोई भी उन चोरों को पकड़ कर लाएगा या उनका कोई भी सुराग देगा, महाराज ने उन्हें एक अच्छा इनाम देने की घोषणा की है। बल्कि महाराज उन्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। हमें चोरी किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। इस बार हम ऐसी चोरी करेंगे जो आने वाले 6 महीनों तक के लिए काफी हो जाए। तुम लोगों का क्या कहना है? अब हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। महाराज ने हमें पकड़वाने के लिए 1000 सोने की मोहर देने का इनाम देने की घोषणा कर दी है पूरे राज्य में, और ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द पकड़े जाएंगे। वो बोला हमें कैसे पकड़ पाएंगे? अगर उन्होंने सच में अच्छे तरीके से पहले ही निगरानी की होती तो हम कब के पकड़े गए होते।
हम कल ही चोरी करेंगे। मेरी बात समझो, अभी हमारा चोरी करना हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। वैसे भी पिछली बार तुम नहीं आए थे तो भी हमने तुम्हारा हिस्सा दे दिया था, और फिलहाल तो तुम्हारे पास बहुत सोना पड़ा है ना। हम कुछ दिनों तक चोरी नहीं करेंगे, समझे? क्योंकि तुम जानते हो कि इस समय महाराज हम पर बहुत ज्यादा क्रोधित है। अगर गलती से भी पकड़े गए ना तो हम सबको बहुत कठोर दंड मिलेगा, ठीक है ना? मैं तो इस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और तुम भी मत जाना। अगर हम ये सोचकर कि हमारे पास धन पड़ा है चोरी करना छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? और वैसे भी हमें चोरी किए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। सभी इस विषय को भूल गए होंगे। हम कल चुराएंगे, तुम सोच के मुझे बता देना। इसमें सोचना क्या, 2 दिन के बाद अमावस्या आ रही है, हम उसी दिन निकलेंगे। तुम चाहे हमारे साथ चलो या ना चलो, हमारा जाना तय है राजन। हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। राज्य की चारों दिशाओं में राजा की सेना पहरेदारी कर रही है। हाँ, हमने पहले भी कई बार उनकी आंखों में धूल झोंकी है। उन्हें चकमा देकर राज्य के अंदर कैसे घुसना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम बस ये बताओ कि चलोगे या नहीं। मैं तो नहीं जाऊंगा, और आखिरी बार तुम दोनों को कह रहा हूँ कि तुम मत जाओ, यही सही होगा। और इस तरह दोस्त के कई बार चेतावनी देने पर भी उन दोनों ने उसकी एक नहीं मानी। हाँ तो भीम, जाने के लिए तैयार हो ना? वैसे महाराज की सेना मुख्य द्वार के पास पहरेदारी कर रही है, हम अंदर कैसे जा सकते हैं? तुम कल बता रहे थे कि तुम्हारे पास कोई उपाय है, तो बताओ ना क्या उपाय है? मेरे पास यह उपाय है, वो तुम्हें भी समझ में आ पाएगा। लो, इस मटके को अपने सर पर रखो और दूसरा मटका मेरे सर पर रखो, फिर हम दोनों साथ में मिलकर चलते हैं। याद रखना, ये मटका फिसल गया तो अपनी जान गंवा सकते हो तुम। इसमें ऐसा क्या है जो इतना कसकर बांध रखा है? इसमें स्वादिष्ट लड्डू है, हमें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यही तो हमें नगर के अंदर ले जाएंगे। तुम्हारा काम तो सिर्फ इस मटके को सर पर रख के चलना है। तुम्हें एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोलना है। तुम्हें देखकर उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम गूंगे हो। मैंने जैसे कहा वैसा ही होना चाहिए। अपना हुनर का प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? इतना करने के बाद वो दोनों दोस्त मिलकर वहाँ से साथ में निकल पड़े। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भारी है भीम। क्या इस मटके को नीचे उतार दूं? थोड़े लड्डू खा लूंगा तो मेरा पेट भी भर जाएगा, मेरी भूख भी मिट जाएगी। तो नीचे उतार दूं क्या? बोलो। मेरे राजा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया क्या? ये लड्डू मैं तुम्हारे खाने के लिए नहीं लाया हूँ। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे मुंह से तुम्हें एक भी शब्द नहीं निकालना है। मुख्य द्वार आने ही वाला है, वहाँ महाराज की सेना खड़ी होगी, वहाँ तुम्हें गूंगे की तरह नाटक करना है। बिल्कुल। जब वो दोनों दोस्त इस तरह से बातें कर रहे थे तो थोड़ी दूर पर ही विवेक खड़ा था। अरे ये कौन है? पहले तो इन दोनों को यहाँ पर कभी नहीं देखा। देखकर लगता है ये दोनों यहाँ पर जरूर कोई गलत काम करने आए हैं। अगर इन्हें बिना बताए इनका पीछा करूँ तो इनका उद्देश्य मालूम हो जाएगा। और इसके बाद विवेक चुपके से उन दोनों का पीछा करने लगा और वो दोनों सीधा राज दरबार पर पहुंच गए। सैनिकों ने उन्हें रोककर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी, हम रसोइये हैं। महाराज के दरबार में काम करने वाले विवेक जी के यहाँ कोई व्रत है, उनके भोजन में लड्डू परोसने हैं, बस वही उन तक पहुँचाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो फिर ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? कुछ दूरी पे खड़े होकर विवेक सब देख रहा था। मैंने तो भोजन के लिए लड्डुओं के बारे में कभी किसी से नहीं कहा था। हाँ, तो यहाँ की हर बात की जानकारी हासिल कर उसी के अनुसार अपनी योजना बनाकर चोरी की मंशा से ये लोग यहाँ आए हैं। तभी तो कल हमारे घर जो व्रत होने वाला है उसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। भला इन्हें कैसे वो बात पता चली? चलो चलकर देख लेता हूँ कि आखिर बात क्या है, ये लोग क्या करने वाले हैं। जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत? क्या तुम्हें पता है कि विवेक जी के यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो तो अपने जानने वालों को जरूर बुलाते हैं? जी हाँ, दरअसल हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाई जाती है, इसीलिए विवेक जी हमेशा हम ही से मिठाई बनवाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी एक लड्डू चखकर देख तो लो, आपको भी शायद पसंद आ जाए। अरे वाह, ऐसी बात है क्या? तो फिर एक लड्डू मुझे भी तो खिलाओ। और इस तरह लड्डू निकालकर भीम ने सिपाही को दिया। अरे वाह, सच में बढ़िया स्वाद है, बहुत अच्छा। एक और खाना चाहोगे सरकार? कोई बात नहीं, खा लीजिए। जितना कहा गया उससे ज्यादा ही लेकर आए हैं हम। अगर आप खा लेंगे तो भी बहुत सारे लड्डू बच जाएंगे। अरे लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। इस तरह से दोनों ने उन लड्डुओं को सिपाहियों को बांट दी। उस लड्डू में बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जिसे खाते ही सभी सिपाही मूर्छित हो गए। विवेक ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। चाचा, अब जल्दी करो, सब बेहोश हो गए। अब जल्दी से अंदर चलकर अपना काम निपटा आते हैं। हे भगवान, ये चोर कितने चालाक हैं।
राज सैनिकों को उल्लू बनाकर कैसे नगर में प्रवेश कर गए। जल्द ही इन्हें राज सैनिकों द्वारा बंदी बनवाकर इनके अपराध का खुलासा करना होगा। तुरंत ही विवेक ने सैनिकों को उन चोरों की सूचना दे दी। सैनिकों ने तुरंत ही उन दोनों को धर दबोचा और उन्हें महाराज के सामने ले गए। महाराज ने उन दोनों को 3 वर्षों तक कारावास में रहने की कठिन सजा दी। बहुत बढ़िया विवेक जी, बहुत बढ़िया। हम जिन चोरों को ढूंढ रहे थे उन्हें आखिरकार तुमने उन्हें पकड़वा ही दिया। आपका धन्यवाद महाराज, पर इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। उस दिन तो मैं अपने मामा जी के यहाँ से लौटकर आ रहा था, तो संयोगवश मुझे उनकी बातें सुनाई दी। मैंने उनका पीछा किया और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने उन्हें पकड़ लिया। उस दिन के बाद से राज्य में कोई भी चोरी नहीं हुई। 3 वर्ष पूरे हो जाने के बाद वो दोनों चोर कारागार की सजा पूरी करके बाहर आ गए। तो आ गए तुम दोनों। मैंने कहा था ना कि मत जाओ, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। देख लिया ना महाराज की सेना कितनी चौकन्नी थी, तुम्हारे जाते ही पकड़ लिया तुम्हें। ये महाराज की सेना की वजह से नहीं, बल्कि उस विवेक की वजह से हुआ है। ना जाने उसने हमें कहाँ से देख लिया था, उसी के कारण हम पकड़े गए। हमने पहले कितनी चोरियां की है, पर कभी किसी के हाथ नहीं लगे आज तक। उस विवेक से तो हर हालत में बदला लेकर रहूंगा मैं। बस सही मौके की राह देख रहा हूँ। पक्का फिर से तुम कोई फंसने वाली योजना ही बनाओगे? अब वो सब भूल जाओ। इस बार पकड़े गए ना तो आजीवन कारावास की सजा मिलेगी तुम्हें। इस बार ऐसी योजना बनाऊंगा किसी को भनक तक नहीं लगेगी। और मैं भी देखता हूँ कि इस बार वो हमें पकड़वा के कैसे 1000 सोने की मोहरें जीतता है। उन 1000 मोहरों के साथ उसका पूरा धन ना हड़प लिया तो मेरा नाम भी भीम नहीं, और बाकी तो तुम मुझे जानते ही हो। और इस प्रकार सजा पाकर भी वो दोनों बिल्कुल भी नहीं बदले। तीनों ने मिलकर चोरी की। जैसे ही ये बात महाराज को पता चली, उन्होंने प्रजा से सावधान रहने को कहा, सैनिकों को भी सतर्क रहने को कहा। देखो विजया, पता चला है कि वो चोर फिर से चोरी कर रहे हैं। वे दुष्ट हैं। मैंने उन चोरों को पकड़वाया था, इससे वे लोग गुस्सा हैं। वो हमारे घर पर चोरी करने जरूर आएंगे, कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ जिससे उनके आने की खबर मुझे मिल जाए। ये क्या जी, आप इस पत्थर को रस्सी से क्यों बांध रहे हैं? करना क्या चाहते हैं आप? ये तो तय है कि चोर अपने घर में चोरी करने आएंगे, इसीलिए वो जिस ओर से भी अपने घर में घुसने का प्रयास करेंगे वो इसी रस्सी से टकराएंगे, जिससे इसमें बंधा हुआ ये पत्थर गिर जाएगा और इससे हमें पता चल जाएगा। वो लोग भला यहाँ क्यों आएंगे जी? वो अच्छे से जानते हैं कि आप राज परिवार से हो, तो वो मुसीबत में क्यों पड़ेंगे? जिसके घर में ज्यादा धन होता है ये उसी के यहाँ चोरी करते हैं, फिर वो भले राज परिवार से जुड़ा हो या ना हो। और उन लोगों की मुझसे तो खास दुश्मनी हो गई है। वो कभी भी हमारे घर में डाका डालने आ सकते हैं, तो हमें सावधान रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रात की बात है, विवेक अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई दी और वो आवाज से जाग गया। सुनो विजया, उठो, देखो बाहर से आवाज आ रही है। क्या कहीं चोर तो नहीं आ गए? आप भी ना मेरी अच्छी खासी नींद खराब कर दी। मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। ये जरूर आपका वहम होगा। नहीं विजया, मुझे सच में सुनाई दिया। जरूर वो चोर ही आए होंगे। अब करूँ तो क्या करूँ मैं? पीछे के रास्ते से जा करके राजमहल के सैनिकों को सब कुछ बता देता हूँ, पर ये भी तो पता नहीं चल रहा कि चोर किस ओर हैं। अब मैं क्या करूँ? अगर वो आए होते तो उनके कदमों की आहट सुनाई देती। बाहर कोई भी नहीं है, आप सो जाइए। तो ठीक है, तुम एक बार बाहर जाकर देखो कि वो किस ओर हैं। अगर वो सच में आए हैं तो मेरे बाहर जाने से वो मुझे पकड़ लेंगे। रुकिए, मैं खिड़की से देखती हूँ। इसके बाद विजया ने खिड़की से बाहर देखा। आप बिना हद करते हैं, कोई नहीं है, बस एक बिल्ली है जो बाहर से कुछ लाकर खा रही है। चाहे तो आप खुद जाकर देख लीजिए। अरे हाँ, ये तो बिल्ली है। मैं कब से डर रहा था, मुझे लगा था कि चोर हैं बाहर। चलो चल कर सो जाते हैं। ऐसे इस तरह हर आहट से डरने के बजाय आप महाराज से बात करके 2 सैनिक क्यों नहीं लगवा लेते? भला सैनिकों को कितने दिनों तक पहरेदारी के लिए बुलाएंगे? इसका कोई न कोई हल तो निकालना होगा ना। फिर से उन चोरों को पकड़वा कर पहले की तरह आजीवन कारावास की सजा दिलवाऊंगा, वरना वो कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं या हमारा घर लूट सकते हैं। और इस तरह सुबह होते ही विवेक सीधा महामंत्री से मिलने चले गए। क्या बात है विवेक जी, आज कैसे आना हुआ? किसी व्यक्तिगत काम से आए हो या राज कार्य से आए हो? मंत्री जी, हमने हाल ही में 2 नामी चोरों को रिहा किया था, वही भीम। मैंने उससे पकड़वाया, इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है। अब मैं क्या करूं? अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुमने उन्हें अपने प्रांत में कहीं आता जाता देखा है? जी नहीं, सुना है वो जिससे भी दुश्मनी लेता है उसका नाश करके ही मानता है। अगर उसने मुझे कुछ कर दिया तो
तो मुझ में इतनी लड़ने की शक्ति नहीं है। अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं तुम मुझे अपने घर के बाहर पहरेदारी करने के लिए तो नहीं कहने वाले? मेरी बात मानो, तुम्हें से कोई खतरा नहीं होगा। आपका क्या है, आप तो दरबार में रहते हो ना। आपके इर्द गिर्द सैनिकों की पहरेदारी होती है। मैं ठहरा छोटा उद्योगी। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर के बाहर सैनिकों से पहरेदारी करवाएं? यही है ना? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की पहरेदारी के लिए 2 सैनिक तैनात हों। अब बस भी करो। ये हमारे किसी के घर के सामने सैनिकों को खड़ा करेंगे तो राजा के सारे सैनिक इसी काम में व्यस्त हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। दरअसल उसने कमर कस ली है, इसलिए। विवेक जी, मैं आपका आदर करता हूँ, इसलिए अब तक मैंने आपसे बात नहीं की। आप जा सकते हो। इस तरह विवेक के कई बार बोलने पर भी मंत्री ने उसकी एक बात नहीं सुनी। 2 दिनों बाद ही राज्य में चोरी हो गई। राज्य के प्रमुख व्यापारी के घर से काफी कुछ, जैसे बहुत सारा सोना, जेवर, गहने, चांदी, सब कुछ चोरी हो गया। महाराज तक बात पहुंचते ही उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हम ये सोच रहे थे कि राज्य में चोरियां कम हो गई है, पर ये क्या हो रहा है मंत्री जी? फिर से चोरियां शुरू हो गई है। आखिर हमारे पहरेदार कर क्या रहे हैं? महाराज, सच कहूँ तो मुझे उस नामी चोर भीम पर ही संदेह है। उसकी सजा पूरी होकर यहाँ से चले जाने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। जब तक वो हमारे पास कारावास में बंद था तो राज्य में तब तक एक भी चोरी नहीं हुई। अगर फिर से उस भीम को बंद करते हैं तो शायद चोरियों पर रोक लगाई जा सकती है, पर वो दंड कारण्य में रहता है महाराज। उसे बंदी बनाना इतना आसान काम नहीं है। महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो हम भीम और उसके गिरोह को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर होगा महाराज। आह, बहुत बढ़िया उपाय है। तुम अब ऐसा ही करो। अगर कोई भी सहायता चाहिए तो सीधा मंत्री से बात करो। इसके बाद विवेक राज परिवार के कुछ सदस्यों के साथ जंगल के रास्ते से सफर पर निकल गया। अरे अरे देखो, लगता है राज परिवार से कोई इस ओर आ रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कीमती वस्तु लेकर जा रहे हैं। हाँ सही कहा, और पहरेदारी के लिए भी बहुत कम लोग हैं। चलो चलकर उन पर हमला करते हैं। एक ही तीर से 2 निशान हो जाएंगे। विवेक भी उन्हीं के साथ दिखाई दे रहा है। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और इसके बाद वो लोग राज परिवार पर हमला करने के लिए उतर आए और उनकी योजना के उन गाड़ियों के अंदर जो सिपाही छिपकर बैठे हुए थे वो बाहर निकल आए और उन चोरों को उन लोगों ने धर दबोचा और उन्हें महाराज के सामने उपस्थित किया। महाराज ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। बहुत बढ़िया विवेक, तुमने बहादुरी से फिर से इन चोरों को पकड़वा दिया। इसके बाद विवेक वहाँ से बाहर निकल गया। अब मुझे इस बात का कोई डर नहीं।